अच्छा 6 चैप्टर आ गया हमारा, ठीक है। फॉर लूप, इससे पिछला चैप्टर जो था हम लोगों ने लूप कंट्रोल किया था जिसके अंदर वाइल लूप था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गया। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से लूप्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर लूप, ठीक है। बहुत आसान लूप है ये, हर लैंग्वेज के अंदर ऑलमोस्ट ये लूप मौजूद है, ये तीनों लूप्स मौजूद हैं। फिर हमने देखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, फिर वाइल लूप देखते हैं और फिर देखते हैं ये ऑड लूप किस चीज़ को कहते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर लूप हमें काउंटर टाइप की सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये फॉर लूप का हमारे पास सिंटैक्स होता है। फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, दूसरे को हम कहते हैं टेस्टिंग और तीसरे को हम कहते हैं एक्शन बेसिकली कहा जाता है। तो ये हम इस तरह से एक बना सकते हैं, हम कहते हैं फॉर लूप जिसके अंदर हम मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ये वेरिएबल जब तक लेट सपोज 11 से छोटा है तो i ++ करो। अब होगा क्या, ये लूप मिसाल के तौर पे आया, i की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्या 0 11 से छोटा है, हाँ छोटा है, ये लूप चलेगा। जब ये ख़त्म होगा ये आके यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगा, i की वैल्यू कर देगा 1। क्या 1 11 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर जाएगा i की वैल्यू 2 टिल i की वैल्यू 10 हो जाए। 10 के बाद जब यहाँ पे आके 11 करेगा तो 11 से छोटा तो नहीं है, तो ये लूप एग्जिट कर देगा, ठीक है। इस तरह से फॉर लूप होता है, बहुत सिंपल लूप है। ++ मैंने बताया था, याद है, इंक्रीमेंट के लिए होता है कि इसकी वैल्यू में एक ऐड करके सेव कर दो। इसमें पहले डालेंगे तो उसका क्या मतलब है, बाद में डालेंगे, दोनों वीडियोस में मौजूद हैं, उन लेक्चर्स को जाके रिविजिट कर लें। अच्छा, इसमें आप लोगों को बुक्स में या वेबसाइट पे बाज़ ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें कंसोल इनपुट आउटपुट दिया हुआ है। ये बेसिकली शुरू में डॉस के अंदर काम करता था, ठीक है। डॉस में या यूनिक्स के अंदर लोग काम करते थे। हम जो यूज़ कर रहे हैं तो हम विंडोज़ के अंदर 32 बिट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर स्क्रीन क्लियर वगैरह के लिए हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज यूज़ करनी होती हैं, वो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। हम कहते हैं इंटीजर मेन, हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, ये जो जिस तरह हमने अभी बनाया था फॉर का। और ये एग्जैक्टली सेम कोड जावा के अंदर भी यही लूप है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी यही लूप है, ठीक है। कोई इसके अंदर चेंज नहीं है, यही लाइन है, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं प्रिंट f %d और i, ठीक है। और हम कहते हैं लाइन छोड़ के लिखे, एक लाइन छोड़ के लिखे। आखिर हम कहते हैं रिटर्न 0। रन करते हैं इसको। उसने लिख दिया आपको। एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी पूछें। हाँ जी, ये वाली ब्रैकेट्स देखें, अगर ये मैं नहीं लगाता ब्रैकेट, ठीक है, ये मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो इसका मतलब क्या है कि इस लूप के बाद, जिस तरह इफ में मैंने बताया था, इसके बाद अगली स्टेटमेंट लूप का हिस्सा, ये लूप इतना ही चल रहा है। अगर ये ब्रैकेट मैं लगाता हूं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकता हूं। मसलन मैं ये भी कह सकता हूं इस तरह से, प्रिंट f वैल्यू ऑफ i इज, और फिर वो उसके आगे वैल्यू ऑफ i प्रिंट हो, स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन में उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब ये मैं 2 कमांड्स को लूप के अंदर प्रिंट करूं तो होगा क्या कि ये लूप जब स्टार्ट होगा तो ये इस बॉडी से लेके इस बॉडी के अंदर सब चीज़ों को एक बार रन करेगा, फिर ये इधर जाएगा एंड सो ऑन। समझ आइए? तो ये अगर मैंने इसको ख़त्म कर दिया तो आप देखिए क्या करते हैं। अगर मैंने इसको ख़त्म कर दिया
तो ये सिर्फ इस लाइन को बार बार रन करेगा 10 टाइम्स और इस लाइन को लूप का हिस्सा नहीं समझेगा। यहाँ पे वो एरर कर रहा है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं स्कोप। क्या बोलते हैं? स्कोप। स्कोप का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं इनको आज कहता हूँ कि आप इस क्लास के प्रेसिडेंट हैं। क्या है? कोई हमारी सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट है। अब ये बाहर निकलेगा और आप में से कोई स्टूडेंट बाहर जाके नीचे क्लरिकल स्टाफ को कहते हैं कि जी वो प्रेसिडेंट आए थे, नहीं तो कहेगा कौन प्रेसिडेंट, मैं तो नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसको हमने इस स्कोप के अंदर डिफाइन किया है। उसको हमने स्कोप में डिफाइन किया है। अब अगर ये इलेक्शन में खड़ा होता है और तब ये लेट्स सपोज प्रेसिडेंट होता है, तो उसका स्कोप ग्लोबल हो गया, उसको बहुत लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह वेरिएबल जो होता है उसको जहाँ पे आप डिफाइन करते हैं वो उस स्कोप के अंदर नजर आता है, उसके बाहर इसको नजर नहीं आता कंप्यूटर को। तो हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने इसको डिफाइन किस में किया? इस ब्रैकेट में किया। ये सिर्फ लूप के अंदर एग्जिस्ट करता है, लूप से बाहर इसको नहीं पहचाना जाता। ठीक है। हाँ, अगर मैं ये करूं कि इंटीजर आई को मैं यहाँ डिफाइन ना करूं, मैं कहूँ आई की वैल्यू 0 है, इंटीजर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आई डिफाइन कर लिया, वैल्यू नहीं दी, सिर्फ डिफाइन किया। अब इसको मैंने इस पूरे फंक्शन में डिफाइन किया। इस पूरे फंक्शन में इसको हर लाइन पे पहचाना जा सकता है। इसको लूप के अंदर भी पहचान रहे हैं, लूप के बाहर भी पहचान रहे हैं। अब देखें, अब ये एरर, ये वाला एरर नहीं आएगा, लेकिन वो क्या लिख रहा है? वैल्यू ऑफ आई इज। उसने अगली लाइन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन नहीं किया। इसको ज्वाइन कैसे करेंगे कि हम इसको इसके बॉडी के अंदर डाल देंगे कि भाई ये लूप की बॉडी यहां से शुरू होती है, यहां पे खत्म होती है। अब देखें, अब ये सब कुछ प्रिंट कर रहा है। समझ आ रही है? ठीक है। स्कोप आपको पता होना चाहिए। स्कोप को जरा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस पढ़ें। ठीक है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वैसे ही सिंपली मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ आई इज इक्वल टू 0, वैसे ही मैंने एक कंडीशन दे दी है और मैंने आई को 0 कर दिया है, ये कंडीशन ट्रू है ना। इधर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर j इज इक्वल टू 10। इसको मैंने किस स्कोप में बनाया? इस स्कोप के अंदर बनाया। इस स्कोप से बाहर अगर मैं लिखता हूँ ना कि i इज इक्वल टू j, तो वो क्या गई? j क्या चीज़ है? j को तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ। i को तो मैं पहचानता हूँ क्योंकि वो इसके अंदर डिफाइन है, लेकिन j जो है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन है। इसका स्कोप इस कमरे तक है, बस इन ब्रैकेट्स के अंदर है। अब मैं देखिए इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा? मुझे कहेगा j वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, उसको जिस स्कोप में मैंने रखा है उसी के अंदर होना चाहिए। तो इसी तरह मैंने आई को यहाँ पे जब डिक्लेयर कर दिया है तो अब ये पूरे लूप में नजर आ रहा है। लूप के बाहर भी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आई इज इक्वल टू लेट्स सपोज 10। ये प्रॉब्लम नहीं देगा, प्रॉब्लम नहीं देगा, प्रोग्राम चल गया। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन इसके अंदर कर लूँ, इधर कह दूँ कि अब वो कहेगा इस आई को तो मैं जानता हूँ, इस आई को भी जानता हूँ, ये वाला है, ये वाला आई कहाँ से आया? कहता है कि भाई आई का स्कोप नहीं है। तो ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अब हम ऐसे करते हैं, वही एक प्रोग्राम जो हमने वाइल लूप में किया था, 2 का टेबल 3 का टेबल, वो हम इसमें बना के देखते हैं। ठीक है, अब इस नंबर को हम लूप करेंगे। हमने टेबल बनाना है 1 से लेके और 20 तक हम टेबल प्रिंट करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर नंबर आपने 5 दिया तो 5 1s are 5, 520 तक। ठीक है ना, और i प्लस प्लस इसके अंदर हम लिख देंगे प्रिंट। ये हमने पहले भी एक चीज़ की हुई है। सबसे पहले होगा नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, यहाँ पे पहले आ जाएगा नंबर, फिर आई आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा इक्वल का साइन और उसके आगे फिर आ जाएगा इनकी कम्बिनेशन। वो क्या होगी? नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है,
हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। हाँ, क्या गलती की है? एक्सपेक्टेड ये यहाँ पे, नंबर मैंने 3 दिया, उसने 3 का, अच्छा इस तरह से लिखा है, स्लैश एन हमने नहीं लिखा था, तो हम इधर स्लैश एन लिख देते हैं। दोबारा प्रोग्राम रन करें, ठीक है, टेबल इसने प्रिंट कर दिया। तो वाइल के एक्सरसाइज में जितने प्रोग्राम्स हैं उनको आपने फॉर के थ्रू ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 30, और i प्लस प्लस, इसके अंदर हम कहते हैं प्रिंट कर दो i की वैल्यू, i इज इक्वल टू, या डायरेक्ट हम बस %d i की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो ये क्या प्रिंट करेगा? 0 से लेके 29 तक नंबर्स, इसको हम 31 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात आसान हो गई है, 0 से लेके 30 तक कर दिए। लाइन चेंज कर लेते हैं और भी ज़रा हमें क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ इसमें वो नंबर प्रिंट हो जो ऑड और इवन तो आसान है, हम इसमें लिख सकते हैं इफ नंबर डिवाइडेड बाय, वो तो कर लेंगे ना, ठीक है। या यहाँ पे हम 2 का काउंटर देते हैं। मैं कहता हूँ इसमें हर नंबर प्रिंट हो लेकिन 7 ना प्रिंट हो, ठीक है। तो अगर जब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन देता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, इफ i इज इक्वल टू 7, तो फिर क्या करो, 7 मैंने नहीं प्रिंट करना। चलें, शाबाश, मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं क्या लिखना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ 7 प्रिंट ना हो। I does not belong. हाँ, अगर हम कहते हैं i does not equal to 7, i is not equal to 7, only then print, अच्छा, ये तो हमारे पास एक सिंपल सिचुएशन है। इसमें आप देखें 7 नहीं प्रिंट हुआ, बाकी प्रिंट हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि i 7 पे पहुंच जाए, चलें इस तरह करते हैं, हम चाहते हैं कि हर नंबर प्रिंट हो, और ये लेट सपोज यहाँ पे 100-200 लाइनें होती, तो उन सब को स्किप करना चाहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा कंटिन्यू। क्या लिखूंगा? कंटिन्यू क्या करेगा, जब i की वैल्यू जब 7 नहीं होगी तो वो इस लाइन पे जाएगा ही नहीं, वो इधर से कहेगा अगली आइट्रेशन, यहाँ पे पहुंच के अगली आइट्रेशन, तो सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिंट होगा, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बात की समझ आ रही है? कंटिन्यू का मतलब क्या है? देखें, आप एज्यूम करें कि आपको टास्क मिला है। मैं कहता हूँ कि मेरे आने तक, लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरे आने तक आपने इस्लामिक सेंटर के गेट से जाना है लैब तक, और इधर से बुक्स उठा के लेके आनी है यहाँ पे, जब तक मैं नहीं आ रहा। इसका मतलब आप एक कांस्टेंट लूप में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इस दौरान में आप यहाँ पे पहुंचे हैं और आपको यहाँ पे कोई बंदा कहता है कंटिन्यू, इसका मतलब आप ये पूरा साइकिल ना करें, वापस चले जाएं और दोबारा से यहाँ से आना शुरू कर दें, नेक्स्ट आइट्रेशन। या आपको मैं कहता हूँ आपने 10 चक्कर मारने, इस तरह कितने चक्कर मारने हैं? आपने एक चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरे में आप यहाँ पहुंचे, मैं कहता हूँ कंटिन्यू, तो आप तीसरा पूरा नहीं करेंगे, आप चौथा शुरू कर देंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है, उसको वहीं पे स्किप कर लेता है, उसकी आगे कमांड्स को छोड़ के चला जाता है। अब ये किस सिचुएशन में होता है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार आपने एक लूप लगाया हुआ है, और उस लूप में आप कहते हैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करो। अगर स्टूडेंट मिल जाता है तो फिर उसकी डेटाबेस में फाइल्स के अंदर ये एंट्रियाँ करो, बहुत सारा आपने कुछ प्रोसेसिंग का काम दिया हुआ है। लेकिन अगर वो नहीं मिलता ये वाला स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को सर्च करो, क्योंकि आप जब इसको कंटिन्यू कर देंगे तो आपने इतनी ज़्यादा जो स्किपिंग करनी है इसने इन लाइंस के ऊपर जाके, वो आपने उसको बचा दिया एक्स्ट्रा काम से। तो कंटिन्यू यूजुअली हम करते हैं, ये वाइल लूप में भी यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं रन करके देता हूँ, ये क्या कह रहा है, जब तक 7 नहीं है
वापस चलते जाओ, ओनली 7 जब होगा तब ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट किया उसने? 7। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं कह दूं जब 7 होगा तब कंटिन्यू करो, तो 7 को नहीं प्रिंट करेगा, बाकी सबको प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, एक उसके ऑपोजिट होती है ब्रेक। ब्रेक क्या कहते हैं? कंटिन्यू मत करो, बस खत्म करके जाओ। अगर मैं इधर ब्रेक लिख देता हूं तो इसका मतलब है वो जब 7 पे पहुंचेगा तो कहेगा लूप से एग्जिट कर जाओ। 7 पे जाके उसने लूप से एग्जिट कर दिया। जहां पे रुके हो, जहां ब्रेक स्टेटमेंट है, यहां से खत्म कर दो, बाहर निकल जाओ। यही काम आप वाइल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीजर 0 है, वाइल i इज लेस देन 11, 11 तक सिर्फ लगाता हूँ मैं। प्रिंट f %b /n i, और हमें आपको अगर याद हो हम यहाँ पे करते थे i++, हम एक्शन इसके अंदर ही देते थे। अब मैं इधर कह सकता हूँ कि if i इज इक्वल टू 7, सिर्फ उसको प्रिंट करो और बाकी को क्या कर दो, एल्स में कंटिन्यू। अब ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। क्यों इनफाइनाइट बनेगा? कि ये इस कमांड तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें कंटिन्यू से पहले इसको लिखना होगा, और चूंकि कंटिन्यू में 2 लाइनें हैं उनको हमें ब्रैकेट्स में डालना होगा। तो इस सूरत में मेरा ये लूप ठीक काम करेगा। ठीक है, सिर्फ ये 7 को प्रिंट करेगा, बाकी केसेस में ये स्किप होता जाएगा। हाँ, यहाँ पे हमने एक इशू किया है, इनफाइनाइट लूप में चला गया है। वो ये कि इधर भी 7 के बाद भी हमें उसको इंक्रीज देना है। ठीक है, इसका आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पे कहें आई करने के बाद इसको इंक्रीज कर दो। हाँ, क्या कह रहे हैं? नॉट ओपन आउटपुट फाइल। अच्छा, ये हमारी ठीक है, सिर्फ 7 उसने प्रिंट किया, बाकी सब चीज़ों को उसने स्किप करता गया है, और जहाँ पे लूप ख़त्म हुआ बाहर आके एग्जिट कर गया। तो ये वाइल, डू वाइल, हर एक के अंदर इसका काम होगा। इसी तरह अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये मैं कहता हूँ अगर 7 पे पहुँच जाए तो ब्रेक कर दे। तो आप देखें, एल्स प्रिंट करो, आई को प्रिंट करके बढ़ाता जाएगा। अब आप देखें जब 7 पे पहुंचेगा तो ये एग्जिट कर देगा। हाँ, क्या गलती की है मैंने, एक सेकेंड। हाँ, ये ब्रैकेट नहीं है क्योंकि एक ही लाइन मैंने डाली है, तो उसको इस तरह 1 2 3 4 5 6 और 7 पे ब्रेक कर गया है। तो कंटिन्यू और ब्रेक, तो आज हमने पढ़ा फॉर लूप, कंटिन्यू और ब्रेक। ठीक है, क्योंकि जो बुक के प्रोग्राम्स है वो इस किस्म के होंगे कि इतने नंबर के बाद आके ये ब्रेक हो जाए। लेट्स सपोज वो आपको कहता है कि आप इसको रन करो और हर 5 पे डिविजिबल नंबर को ना प्रिंट करो, तो आप इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 कंटिन्यू, तो प्रिंट से वो स्किप हो जाया करेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी किस्म का जो लूप हम आज पढ़ेंगे, अच्छा इसको फॉर लूप को ज़रा सा एडवांस मैं आपको बताता हूँ। आप एक ही लाइन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। इसमें आप कहते हैं फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आप कह सकते हैं इंटीजर j इज इक्वल टू 0। देखते हैं ये काम करते हैं नहीं, कंपाइल होता है। हाँ, इसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, कंपाइल ठीक काम कर रहा है। अच्छा जी, आप इनिशियलाइजेशन के पार्ट में मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ
आई की वैल्यू 10 व 0 और जे की वैल्यू 10 हो, और ये 10 टाइम्स चले जब तक आई 10 से कम है, 11 से कम है, ठीक है। और हर बार जब एक्शन आए तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो और जे की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ प्रिंट एफ आई इज इक्वल टू %d नई लाइन पे, ठीक है, /n और कॉमा जे इज इक्वल टू %d, ठीक है। इधर मैं लिख दूंगा आई जे। तो ये एक बढ़ रहा होगा और एक कम हो रहा होगा, ठीक है। तो आप मल्टीपल भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। एक और चीज ट्राई करते हैं इसमें। ये क्या है, एक्शन है ना? यस सर। ये एक्शन है। ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है, ज़्यादा काम नहीं करेगा प्रोग्राम। हम कहते हैं हर बार एक्शन के अंदर ये दो चीज़ें ऐड हो जाएं, उनसे ऐड होने से पहले ये प्रिंट हो जाए, और इस लूप को मैं यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। देखते हैं काम करते हैं नहीं। काम कर गया। ये अब आपको बुक्स में बहुत कम मिलेगा ये टेक्निक। एक ही लाइन में फॉर लूप मैंने लिख दिया, इसमें 2 नंबर को इनिशियलाइज किया, कंडीशन दिए और फिर मल्टीपल एक्शंस दे दिए। एक एक्शन मैंने ये दे दिया, कॉमा दे के दूसरा एक्शन, फिर तीसरा एक्शन। और आप जब यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, इसका मतलब है लूप इतना ही है, बस इसी एक लाइन को रन करो। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते फिर नेक्स्ट लाइन आ जाती है, और अगर आप करली ब्रेसेस देते हैं तो फिर उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ है वो लूप का हिस्सा बन जाता है। इसमें कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं है? अच्छा जी, हम आ जाते हैं आखिरी लूप जो हमारे पास है, वो है i इज इक्वल टू 0 डू इसके आखिर में सेमीकोलन लगता है। उसकी वजह है कि इसकी बॉडी शुरू में आ जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर आप लिख देंगे प्रिंट एफ /n %d अच्छा, अब देखें ये लूप जो है ये स्टार्ट होता है, ये कहता है कि ये वाली तमाम कमांड्स को डू करो, रन करो जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो ये हर बार आई की वैल्यू बढ़ाएगा और 10 टाइम्स आपको लिख के देगा। वही जो फॉर और वाइल वाला काम इस तरह भी हो सकता है। फ़र्क वाइल और फॉर में क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि आप किसी हॉल में आ रहे हैं और हॉल के स्टार्ट में आपसे आईडी कार्ड चेक किया जाता है। अगर आपके पास आईडी कार्ड है, यू आर अलाउड टू गो इनसाइड, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू गो, और आपने इसको स्किप करके कहीं और चले जाना है। इधर कहाँ पे चेकिंग हो रही है? स्टार्ट में हो रही है। इसी तरह हो सकता है एक ऐसा हॉल हो जिसके 2 गेट्स हों, और वो आपको कहें कि भाई आप आ जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे आके आपने कार्ड चेक कराना है। अगर तो आपके पास कार्ड नहीं है फिर यू आर नॉट अलाउड टू गो बैक, और आपने बाहर चले जाना है। अदरवाइज आप जब तक ये कार्ड आपके पास है, कंडीशन ट्रू है, आप लूप में चलते रहे। इसमें चेक हो रहा है एंड में। स्टार्ट को हम बोलते हैं प्री, इसको हम बोलते हैं पोस्ट। क्या हो रही है? कंडीशन टेस्ट हो रही है। पोस्ट टेस्ट लूप ये है डू वाइल, और प्री टेस्ट लूप कौन सा है? वाइल। अब दोनों में गौर से देखें, अगर आपके पास शुरू से कोई कार्ड नहीं है तो आप इस लूप में एंटर ही नहीं हो सकते, लेकिन इसके अंदर आप एक बार लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं फिर जाके टेस्ट होता है। देखें आपने लिखा होता है डू, फिर स्टेटमेंट्स हैं और फिर वाइल है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो आपने एक बार इन सब को रन जरूर किया, तब जाके आप यहाँ पे पहुंचे हैं।
फिर कंडीशन चेक हुई है कि आया इसको लूप में आइटरेट होना चाहिए या नहीं, बाहर चला चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको एटलीस्ट हर हालत में एक बार लूप की तमाम स्टेटमेंट्स को आइटरेट करना है। आइटरेट का मतलब उनमें से उनको रन करना है एटलीस्ट वन टाइम। फिर आपके लिए बेस्ट चॉइस है डू वाइल लूप, अदरवाइज आप वाइल यूज़ कर सकते हैं। और ये जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका अपना एक स्टाइल बन जाता है, आप किसी एक लूप के साथ आदत हो जाते हैं और उस पर काम कर होते हैं। बुक में देखते हैं क्या चीज़ें हैं और चैप्टर में से गुजरते हैं। ये देखिए अभी फॉर लूप चल रहा है, इसके अंदर उसने बताया कि जब फॉर लूप स्टार्ट होता है तो काउंट होती है। पहले इसने इनिशियलाइज किया और ये इसको जनरली आप स्टडी कर लें, इसका कोड यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोड को हम स्टडी करते हैं। ये वही चीज़ उसने की, देखें यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में ये पार्ट जो है ये इनिशियलाइजेशन का आ गया, ये हमारे पास आ गई कंडीशन और ये पोर्शन आ गया एक्शन, जो हम अभी एग्जांपल्स देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये उसने और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिए कि भाई फॉर आई इज इक्वल टू 10, कंडीशन में उसने सिर्फ आई दे दिया है। अब आई का मतलब ये है कि ये इनफाइनेटली चलेगा क्योंकि आई जब तक ज़ीरो नहीं है। देखिए इसको गौर से देखें, ये क्या कर रहा है। आई की वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्या है, खाली आई का। कंडीशन में खाली आई का मतलब क्या है, ये तो नंबर है 10 लिखा हुआ आ गया। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आपके पास एनी जीरो थिंग इज इक्वल टू फॉल्स, नॉन जीरो इज इक्वल टू ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 10, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, फिर 8, फिर 7, ये प्रिंट करते हुए आएगा। जी ये 0 1 के बाद जब यहाँ पे आएगा इसकी वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 का मतलब क्या है, तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। तो इन्होंने इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। सिमिलरली इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि i इज लेस देन 4। इनको घरों में ट्राई करें और j की वैल्यू जब 5 हो जाए, j इज इक्वल टू 5 उसने किया, ये भी वही चीज़ है। देखिए इसने ये नहीं लिखा j इज इक्वल टू 5 नहीं लिखा, इसने कहा j इज इक्वल टू 5। इसका मतलब बस ये ट्रू ही होता जा रहा है, तो ये इनफाइनाइटली चलेगा। तो इन प्रोग्राम्स को इनको बारी बारी इन दो स्टेटमेंट्स को रन करके देखें आपके पास क्या आता है। ठीक है, अब अगर मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं फॉर लूप के एंड में यहाँ निशान लगा लेते हैं, ये फॉर लूप यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये इस तक जाता ही नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स घरों में प्रोग्राम बनाते हैं, नंबर का पूरा फॉर लूप लगा लेते हैं, पूरी कंडीशंस दी होती है, फिर कहते हैं इसके बाद ये प्रिंट हो, लेकिन यहाँ गलती से सेमीकोलन दिया होता है। यहाँ पे आप सेमीकोलन कभी भी नहीं देंगे अनटिल अनलेस, जो मैंने आपको मल्टीपल वाली स्टेटमेंट बताई थी जिसके अंदर मैंने प्रिंट भी यहीं पे कर दिया था। अदरवाइज यूजुअली प्रैक्टिस नहीं होती कि आप यहाँ पे सेमीकोलन दें। वो एक एक्स्ट्रा सिचुएशन थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, इसके हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, लूप को लूप के अंदर भी आप डाल सकते हैं। ये आपके पास एक लूप है और उसके अंदर आपने दूसरा लूप डाल दिया, तो ये होता क्या है, ये दोनों कैसे रन करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नेस्टेड लूप ये ज़रा सा एक्सपेंसिव होता है। नेस्टेड लूप ये होता है कि आप कहते हैं फॉर लेट्स सपोज इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ 3 i प्लस प्लस। इसको गौर से देखें, फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3j प्लस प्लस। अब देखें, देखने में क्या लग रहा है, ये इस तरह से दो लूप्स हैं, इसकी बॉडी के अंदर ये आ गया, ठीक है, ये एक बॉडी होगी और ये दूसरी बॉडी होगी। पहला लूप जब स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 0। इधर गौर से देखें, अच्छा नेस्टेड लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। आई की वैल्यू जब 0 हुई, ये ट्रू हुआ तो इधर आ गए। अब इधर एक दूसरा लूप स्टार्ट हो गया, जे की वैल्यू 0 है, ये एक बार लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ प्रिंट करो या जो भी करता हो, ये ट्रू हो गया, ये चला, फिर जे की वैल्यू 1 हो गई, फिर जे की वैल्यू 2 हो गई, और फिर जब j की वैल्यू 3 हुई तो एग्जिट हुआ और i की वैल्यू को 1 कर दिया, i की वैल्यू 1 होगी।
फिर i की वैल्यू 1 के अंदर फिर j की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 2 होगी, फिर i की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फिर 3 है, 3 इंटू 3 टाइम्स, ये 9 टाइम्स चलेगा। हर इसकी एक आइट्रेशन के ऊपर ये पूरी बार सारी आइट्रेशन इसकी होंगी। इसकी एक आइट्रेशन के ऊपर इसकी 3 आइट्रेशन हुई, इसकी दूसरी आइट्रेशन के ऊपर इसकी 3 आइट्रेशन हुई। ये पेरेंट लूप कहलाता है, ये इनर लूप कहलाता है। अब अगर आपके पास एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है और दूसरे एक फॉर के अंदर तीसरा फॉर है, तो इसकी एक आइट्रेशन के अंदर इसकी सारी आइट्रेशंस पहले चलेंगी और इसकी हर आइट्रेशन के अंदर इसकी आइट्रेशन चलेगी। लेकिन प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि जितने ज़्यादा आप फॉर लगाते हैं उतना आपके सीपीयू के ऊपर बर्डन आता है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा 2 फॉर लगाएं, उससे ज़्यादा फॉर लगाने की ट्राई ना करें। इससे आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। या आप जब 4th 5th सेमेस्टर में एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जितनी हम इसको बढ़ाते रहते हैं लूप्स को, नेस्टेड लूप्स को या रिकर्जन जो आप आगे देखेंगे, उतना आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पीछे जो बैठे हुए हैं आप लोगों की मुझे आवाज़ ना आए। अच्छा, अच्छा, ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन मैं बता चुका हूँ आपको, ब्रेक स्टेटमेंट हम देख चुके हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने बता दी है, व्हाइल लूप बता दिए, और लूप क्या है? अच्छा, बेसिकली बाज़ औक़ात ऐसा लूप होता है जिसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि इसने टोटल कितने % ऑफ टाइम चलना है। मसलन इस प्रोग्राम को गौर से देखें, उसने आपको कह दिया एक हमारे पास कैरेक्टर है जिसका नाम है अनदर और एक नंबर है। वो कहते हैं एक नंबर एंटर करें, लेट सपोज आपने 5 एंटर किया है। वो कहते हैं स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज, स्क्वायर ऑफ 5 इज, आगे लिख देगा 25। Want to enter another number, yes or no? ये F flush started in, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक इशू आ रहा होता है, वो ये होता है कि अगर आपने किसी कैरेक्टर को एंटर कराना है तो जब आपने स्कैन एफ किया, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये इशू आता है आमतौर पे जब आप कैरेक्टर्स के साथ काम करते हैं। पिछली बार क्लास में भी एक मुझे बी सेक्शन के साथ इशू आया था। अगर आप मिसाल के तौर पे कहते हैं प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ठीक है, तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, एंटर, ठीक है। आपने कह दिया स्कैन एफ %d और उस नंबर को आपने एंटर करा दिया। जब आप नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ 25, उसके बाद मैं एंटर का बटन दबाता हूँ, एंटर का बटन दबाता हूँ ना, ये एंटर का बटन जब अगर अपनी लाइन में अगली लाइन में आप कहते हैं ना स्कैन एफ %c, तो इस वेरिएबल में ये एंटर का बटन जाके स्टोर हो जाता है। तो आपने इसको फ्लश करना है। तो एफ फ्लश जो होता है, अब मुझे नहीं पता, इसमें हमें चेक करना होगा कि एफ फ्लश इधर काम करता है नहीं इस डेफ C++ में, लेकिन इसको हम ट्राई कर लेते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड इनपुट .io.h में है कि आप फ्लश कर दो जो आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट आया था, उसके बाद आप कैरेक्टर को एंटर करें। यहाँ मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास, पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ कैसे होती है। मेरे पास एक इंटीजर है नंबर और एक इंटीजर है लेट सपोज कैरेक्टर ch, सॉरी इंटीजर नहीं कैरेक्टर है। मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर नंबर, ठीक है, और यहाँ पे कह देता हूँ
ये अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि इसके साथ अगली लाइन पे मैं एक कैरेक्टर एंटर करूँगा। अच्छा, काइंडली इधर अटेंटिव हो जाए। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, देखें क्या होता है। लेट सपोज ये सब कुछ एंटर हो जाए तो मैं आखिर में लिखूंगा प्रिंट एफ, नई लाइन पे लिखता हूँ थैंक यू फॉर द डेटा। ठीक है, अब मैंने एक नंबर एंटर करना है और एक कैरेक्टर एंटर करना है कीबोर्ड से। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होता है, अब मुझसे नंबर मांग रहा है। मैंने लिख दिया 23, एंटर किया, उसने लिख दिया एंटर अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर खुद ब खुद उसने वो कर लिया। नहीं, पीछे नहीं किया, उसको उधर से ऑन कर लें। इसने एक नंबर एंटर किया और इसको ऑटोमेटिकली स्किप कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो एंटर की प्रेस हुई थी वो इसके अंदर आ जाती है और वो इसको स्किप कर देती है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, इनको प्रिंट करके देखते हैं इनके अंदर डेटा क्या प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ पे कह देते हैं प्रिंट एफ num is equal to %d and ch is equal to %c, कि उसके अंदर लिखा हुआ आ जाए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं num, ठीक है, सॉरी num और ch, कि हमें नज़र आए क्या लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर एंटर क्या हुआ है, डबल एन वाली सर, डबल एन दे नम लिखा है, नम इज इक्वल टू। ठीक है, मैंने लेट सपोज 12 एंटर किया, उसने कह दिए इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है। इस एम्प्टी को ज़रा मैं देखता हूँ कि अगर इसको मैं न्यूमेरिकली करके प्रिंट करूँ तो इसके अंदर कौन सा नंबर स्टोर हुआ है। आप देखिए इसके अंदर 10 स्टोर हुआ है, 10 का कोड। ये एंटर की जो है इसका एस्की कोड 10 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले इसको एज फार एज आई रिमेंबर, इसको ज़रा आप कंफर्म कर लें, मेरा जितना ख्याल है इसका एस्की कोड 10 है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ बुक में इसने बताया, आप एफ फ्लश, फ्लश का मतलब क्या होता है, जो बफर में डेटा है उसको आप निकाल दो। ठीक है, तो हम कर देंगे एफ फ्लश स्टार्टेड इनपुट। अब लेट्स सी इसके अंदर काम करते हैं नहीं। ठीक है, हाँ ये डबल एफ ही है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें उसने एंटर को फ्लश कर दिया और मुझसे कैरेक्टर मांग रहा है, मैंने कैरेक्टर डी दे दिया। डी का कोड क्या है, स्मॉल डी का कोड इसने 100 दे दिया है। तो हम इसको अब वापस कैरेक्टर्स में डाल देते हैं, इसको कैरेक्टर में 12 और क्वेश्चन मार्क, 12 एंड क्वेश्चन मार्क। बात की समझ आ गई? तो ये जब आप कैरेक्टर के साथ डेटा को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बीच में ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। जब कैरेक्टर डेटा टाइप आपने एंटर करना है, उससे पहले अगर आपने नंबर वगैरह डाला है तो इसको फ्लश करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। इस तरह 2 हो जाएंगी ना। वीडियो में अपलोड करा दो। अच्छा, आप इस तरह कर लें, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ। अच्छा जी, ये इसकी समरी हो गई। इसके अंदर हमारे पास जो कोड है, अच्छा इसके अंदर थोड़े चैलेंजिंग प्रोग्राम्स होंगे। ये है हमारे पास प्रोग्राम्स। तो 5th चैप्टर के और 6th चैप्टर के प्रोग्राम्स आप लोग खुद से भी ट्राई करें, और मैं भी ऐसे करता हूँ, इनके ऊपर वो करता हूँ, प्रोग्राम बना के आपको